नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार के महासंग्राम के लिए संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। रणक्षेत्रों में योद्धा डट चुके हैं और रणनीति बनाने में मशगूल हैं। इस बीच में चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में लगा हुआ है और चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डीडी न्यूज लगातार बिहार के महासंग्राम के हर पल की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा है और आज इसी कड़ी में आज से डीडी न्यूज पर चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए एक खास कार्यक्रम जनादेश की भी शुरुआत कर रहा है, जिसको आप आज रात 8:30 बजे से देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात रणक्षेत्र की करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 2 रणक्षेत्रों का हाल। कटोरिया रणक्षेत्र का जायजा लिया हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने, तो गोह का हाल जाना हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। कटोरिया सुरक्षित सीट है और यहां से 2010 में भाजपा के सोनेलाल हेम्ब्रम विजेता रहे थे, जिन्होंने राजद के सुखलाल वेसारा को हराया था। सोनेलाल हेम्ब्रम को 32,332 वोट मिले थे, जबकि सुखलाल वेसारा को 23,559 वोट मिले थे। इस तरह जीत और हार का अंतर लगभग 14,000 के आसपास रहा था। इसके अलावा गोह रण क्षेत्र में 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के डॉक्टर रणविजय कुमार विजेता रहे थे। यहां पर कांटे की टक्कर में राजद के अयोध्या प्रसाद यादव महज 694 वोट से हार गए थे। रणविजय कुमार को 47,378 वोट मिले थे, जबकि अयोध्या प्रसाद यादव को 46,684 वोट मिले थे। लेकिन पहले देखते हैं हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा से कटोरिया के वोटरों ने क्या कहा और क्या उनके मुद्दे थे। हम इस समय हैं रणक्षेत्र के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में। ये बांका जिले की सीट है। इस सीट को 2010 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र का ये जो मुख्य बाजार है, ये प्रसिद्ध श्रावणी मेले का मुख्य मार्ग है। देवघर जाते समय लोग यहीं से होते हुए जाते हैं और इस रास्ते जाने के लिए जो बाजार हाट करना होता है, उसका भी ये मुख्य बाजार है। 2010 में जब इसे अनुसूचित जनजाति के तहत सुरक्षित किया गया तो यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं इस क्षेत्र के विकास को लेकर। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि इनकी विकास की परिभाषा क्या है और विकास के लिहाज से इस क्षेत्र की तस्वीर में क्या बदला है। जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले क्या मुद्दे हैं और किस तरह से विकास की तस्वीर बदली है। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। जो अभी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं अपना बनाने फिर में रहते हैं। रोड सड़क कहीं कुछ है ही नहीं। बिजली कोई नहीं है, न पानी है, न बिजली है। कोई ऐसा इलाका है कि अभी तक न बिजली है, उसमें न रोड है, न पानी है। किसानों के लिए किस तरह से किसान की कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराई है सरकार आज तक। या दरवासन डैम के लिए बहुत पहले भी यहाँ से प्रस्ताव रखा गया था, जो आज तक अधूरा ही पड़ा रहा है। आज तक इसका काम कुछ नहीं हो पाया है। दरवासन नदी के बारे में जिससे किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऊपर वाले भगवान के भरोसे ही लोग रहते हैं। किसान की स्थिति किसानों की क्या स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि दरवासन डैम की भी बात की और क्योंकि कृषि आधारित मुख्य रूप से है, तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं किसानों के पास। कटोरिया काफ़ी पहाड़ी और पथरीली जगह पर अवस्थित है। यहाँ के 80% नहीं 90% लोग कृषि आधारित हैं। यहाँ कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है, उद्योग नहीं है। सभी लोगों का जीविका एकमात्र साधन कृषि है और यहाँ एक भी नदी नाला पर चेक डैम नहीं बनाया गया है। बहुत पहले से माना 25-30 साल पूर्व से ही एक डैम का यहाँ निर्माण होने की बात हुई थी, उसको भी अधूरा छोड़ दिया गया। उस पर भी अभी तक कोई फोकस नहीं किया गया है। यहाँ के किसान एकदम बेहाल हैं, फटेहाल हैं। इलाके को जब सुरक्षित घोषित किया गया, क्या उसके बाद से विकास की तस्वीर में कोई तब्दीली हुई है? एक उम्मीद जगी होगी। उम्मीद तो जगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नया बदलाव दिखता सा नहीं पड़ रहा है। अखबार और क्यों ऐसा क्यों? ये तो हमको नहीं लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति का देन है या हमारे सशक्त जनप्रतिनिधित्व का कमी है। ये तो समझ में नहीं आता है। यहाँ बहुत तरह का प्रॉब्लम है। शिक्षा के बारे में अगर आप देखिए, जितनी भी लड़की लोग यहाँ शिक्षा के लिए जाती है, टीचर एक भी अवेलेबल नहीं है। स्कूल है, पढ़ाई नहीं होती है। जेंट्स का वही हाल है। हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। पानी के लिए पीने का पानी का सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है।
बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। हर तरह से यहाँ अगर कुछ भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए, उसके लिए यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, बाहर जाना पड़ता है लोगों को। कोई चीज़ का स्थिति नहीं हो पाती। कोई भी पदाधिकारी है, सब कोई घूस खोजता है कि हमको घूस दो तब काम करेगा, नहीं सुनता है ऐसे। क्या भ्रष्टाचार पिछले कुछ समय में बढ़ा क्या इलाके में? पूरा बढ़ा हुआ है ना भ्रष्टाचार। सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है, कहीं इस तरह बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता। क्या काम आपका रुका है? जैसे कि आप देखिए रोड वगैरह भी देख लीजिए, ग्रामीण सड़क भी देखिए, उस तरह जो नाला भी देखिए, यहाँ कहीं कोई नाला है ही नहीं। ब्लॉक में अभी पहचान पत्र बनवाने के लिए जाएगा तो वो वहाँ पे घूस बोलेगा हमको 100 रुपया दो, 50 रुपया दो तब बन जाएगा। ऐसे बोलेगा तो बोलेगा नहीं बनेगा, अभी टाइम नहीं है, वो नहीं है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इसी होके गुजरती है। लाखों श्रद्धालु इधर से जाते आते हैं और यहाँ काफ़ी पर्यटन का स्कोप है। आज तक सरकार के तरफ से कोई पर्यटन के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया। पर्यटन के लिहाज से अगर इसे बढ़ाया जाता तो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या नहीं हुआ इस क्षेत्र में? यहाँ पे जितने भी विधायक आए हुए हैं सब अभी जब तक हमारे में एनडीए सरकार थी तो बहुत बढ़िया विकास हो रहा था। जब तक भी महागठबंधन सरकार बनी है तो हमारे विकास नाम में कोई चीज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि सरकार में अस्थिरता जब से आई, राज्य सरकार में, उसका भी खामियाजा योजनाओं पे पड़ा है। क्या ऐसा है? हाँ, अराजकता का माहौल तो है ही। पूरे लोग अराजकता की स्थिति में जी रहे हैं और विकास पूर्ण रूप से बाधित हुआ है। जो काम सरल और सुगम तरीके से होता था वह करीब 2-3 वर्षों से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अपराधियों का मनोबल चरम पर है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। अपराधी तांडव कर रहे हैं, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। किस तरह से योजनाओं पे फर्क पड़ा है जब सरकारों में एक तरह से जो अलगाव हुई हैं दोनों पार्टियां, उसके बाद से? योजनाओं पे तो स्वाभाविक रूप से फर्क पड़ना भी है, क्योंकि दबंगई तो आ गई योजना में। जो काम सही तरीके से हो रहा था अब उसमें लूट मच गई है, कागज़ पे काम हो रहा है। जहां काम अच्छे तरीके से होने चाहिए वो प्रभावित कर रहे हैं काम को, गलत सामान यूज करके उसको योजना को किसी तरह पूरा कर रहे हैं घिस पीट के। फर्क तो पड़ा ही है। क्या सुरक्षा व्यवस्था पे असर पड़ा है? सुरक्षा व्यवस्था क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? सुरक्षा व्यवस्था कोई नाम का चीज़ें नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था 2 बरस से और ख़राब हो गया है और हर जगह खाली लूट खसोट मचा हुआ है। बिना घूस का तो कोई काम होता नहीं। चाहे ब्लॉक भी चल जाइए, कोई भी चीज़ काम कराना है तो पहले घूस लगेगा। क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसकी वजह से विकास नहीं हो रहा? जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं है, या जो मतदाता है, जो जनता है, वो भी अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से नहीं रख रही है? नहीं, ये तो जनता, ये जो है ऑफिसर लोग अपना खेल मचा रखा है। इस सरकार में कोई अंधा सरकार है। 25% आदमी को राशन नहीं मिलता है और 25% गरीबों को एपीएल बना कर रखा है। इसलिए ये सरकार में थोड़ा कमियाँ भी है। आपका मानना है कि भ्रष्टाचार की वजह से योजनाओं का सही असर नहीं मिल पा रहा। आपके लिहाज से क्या बड़े मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? मेरा गांव में प्रॉब्लम यह है कि अभी रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। वो इस साल मुखिया 7 लाख रुपया का रोड वो पास करवा करके पैसा उठा लिया बिल्कुल, और सिर्फ 1 किलोमीटर तक में सिर्फ 50 गाड़ी माटी दिया हुआ है, मोरंग या मट्टी दोनों मिला के 50 गाड़ी, और बिल्कुल 7 लाख रुपया वो खा के बैठ गया है। अभी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। युवाओं के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से अगर पूछे जो क्षेत्र में क्या पलायन जो एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र का रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं शहर को, उस दिशा में कुछ हुआ है क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे शिक्षा का भयंकर अभाव है। जितने भी विधायक अभी तक रहे, इतिहास है, कोई भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। एक कॉलेज भी यहाँ पे सरकारी कॉलेज नहीं है। बच्चे भागलपुर पढ़ने के लिए यहाँ पे जाते हैं, कटोरिया, बहुत सारे गरीब बच्चे। ये इतिहास रहा है यहाँ का बहुत पुराना। कोई भी जितना विधायक हुए हैं यहाँ से, सुरेश यादव के टाइम से ही कोई भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि वासी हैं, हर कोई विधायक आता है, अपना पैसा जो है वो सिर्फ जो कोटा में जमा करने होता है, गरीब पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू से ही रहा है यहाँ पे। देखिए रोड का जो पोजीशन है कटोरिया का, जबकि दार्शनिक स्थल है, यहाँ पे सुल्तानगंज होकर के, भागलपुर होकर बहुत सारे पर्यटन देवघर जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे गरीब बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी नीतीश का शिक्षा निरोगा में इतना घोटाला कर रहा है, कुछ देखने वाला नहीं है। बिजली का क्या यहाँ पे? बिजली यहाँ पे ठीक नहीं रहता है। 15 साल से हम लोग लगातार वोट दे रहे हैं। हमारा ये रोड मेन रोड थाना रोड है, ना इसमें पानी का सुविधा है ना नाला का, दोनों पास किसी तरह नाला बना हुआ नहीं है। कितना एमएलए एमपी विधायक गया, लेकिन आज तक किसी ने इस काम के लिए पहल नहीं किया। पानी का हम लोग का निकासी नहीं है किसी घर में, सबका पानी दूषित हो जाता है, चापा कुआं का।
शिक्षा का स्तर भी लगातार शिक्षक का स्तर बहुत गिरा हुआ है मैम। यहाँ शिक्षा का स्तर के बारे में अगर किन्हीं से भी आप बात करो तो यहाँ कोई भी शिक्षक के लिए टीचर अवेलेबल यहाँ स्कूल में अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज नहीं है। रोजगार की लोग यहाँ क्यों पलायन करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्रियल कोई चीज़ तो यहाँ बनी हुई आज तक नहीं है। हम लोग छोटी मोटी समस्या अगर विधायक या किसी से बात भी करते हैं वो लोग टाल मटोल करते हैं, उनमें इच्छा शक्ति होती नहीं कि कोई काम कराएं हम। आज बरसात अगर रहती है आप यहाँ खड़े नहीं रह पाते, आपका ठेवना तक पानी चला आता, तो पानी का निकलने का साधन नहीं है। गंदगी इतनी ज़्यादा फैली रहती है, इसका कोई वर्णन नहीं है। जिस तरह से सिंचाई की तमाम योजनाएं हैं वो सब आई और फिर वो अधर में लटक गई, बिचौलियों के हाथ चली गई, जैसा यहाँ पे लोग बता रहे हैं। क्या आपको लगता है योजनाओं का शिलान्यास हुआ, शुरुआत हुई, लेकिन वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँची? क्या कारण? उसका मुख्य कारण है यहाँ के लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। और जिस योजनाओं को लिया जाता है, सरकार की एक प्लानिंग है कि पहले उसका प्रचार प्रसार हो, कमेटी गठन हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इस प्रकार का। न कोई प्रचार प्रसार होता है, न योजना के बारे में उसका शिलापट लगाया जाता है कि योजना कितने राशि की है, कब तक पूर्ण करने का है, इसमें कितने मजदूर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, इसका कोई जानकारी नहीं दिया जाता और योजना सिर्फ इसी तरह पूर्ण कर लिया है। कटोरिया क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यहाँ योजनाओं की शुरुआत हुई है लेकिन सब अधर में लटक गई हैं। कुछ का ये भी कहना है कि असर ये भी हुआ कि अस्थिर राज्य सरकार के कारण योजनाओं अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंची, उसका सही फायदा लोगों को नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरों का ये भी मानना है कि राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखाई देती है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से बढ़ावा दिया जा सकता था, उससे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन उस दिशा में भी यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, कटोरिया से। तो ये था कटोरिया रण क्षेत्र का सूरत हाल और अब आपको दिखाते हैं गो रण क्षेत्र की जनता की आवाज, जहां पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। रण क्षेत्र में हम मौजूद हैं गोह विधानसभा के प्रखंड में और यहाँ पर हम जानते हैं जनता से कि इनकी नज़र में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा में। शुरुआत करते हैं आपसे, आप बताइए कि गोह विधानसभा में आप लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? गोह विधानसभा में सबसे ज़्यादा सिंचाई है, चूँकि यहाँ 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। और हाल यह है सिंचाई के कि जिस मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय में गोह आप खड़ा हैं, गोह की धरती दरार फटी हुई है, जबकि सोन कमांड एरिया में पड़ता है। यहाँ 2-2 नहर है सिंचाई के लिए, लेकिन यह सरकार इतना बेरहम है कि यहाँ के मंत्री आराम से पटना सोए हुए हैं, विधायक के गांव में पानी नहीं जाता है। इसलिए विगत 10 साल में उन्हें सिंचाई के लिए कभी उठाया ही नहीं, जिसका नतीजा है कि नहर का उड़ा ही नहीं हुआ है और गोह का पूरा जो नहर के सटे हुए खेत है उसमें भी दरार पड़े हुए धान मर रहे हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि आपको क्या मुद्दा है आपके विधानसभा में? इन्होंने सिंचाई का मुद्दा उठाया। मैंने तो सिंचाई वाला है, सिंचाई का व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर है, सिंचाई कहीं नहीं है, पानी होने की बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। सिंचाई का सबसे मुख्य चीज़ है, सिंचाई यहाँ होना बहुत ज़रूरी है और सिंचाई पर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोजगार को लेकर क्या हालात? रोजगार का भी यहाँ का जितना भी युवा वर्ग है, रोजगार में तो बहुत मतलब कमी है। अभी बहुत सा युवा वर्ग जो हैं जो घूमते फिरते चल रहे हैं, बेरोजगारी के मतलब बहुत नीचे स्तर पर है। बिल्कुल, किसान सिंचाई का मुद्दा उठा रहे हैं और जो युवा हैं उनको लगता है कि यहाँ पर रोजगार नहीं। हम और अब बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे कि आखिर उनको अपनी विधानसभा में क्या मुद्दा सबसे अहम लगता है। आप बताइए। नौजवानों के रोजगार की आवश्यकता है। सिंचाई तो मान लीजिए की व्यवस्था, सिंचाई आपका कहीं कहीं भी है, कहीं कहीं आपका मान लीजिए यहाँ आपका कुछ क्षेत्र में है कि वंचित है सिंचाई से, लेकिन करीब 12 पंचायत 13 पंचायत में सिंचाई का व्यवस्था है। कुछ पंचायत में नहर की व्यवस्था नहीं खुदाने से आपका यह मुद्दा है। लेकिन यहाँ मेन रोजगार की आवश्यकता है, जो कि नौजवानों के रोजगार अभी यहाँ नहीं है। अगर नौजवानों को रोजगार हो जाएगा तो खुद आपका समस्या का यहाँ समाधान हो जाएगा। नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या लगता है कि विधानसभा में ये एक मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, खेतों में पानी मिलना चाहिए, या और बहुत सारे मुद्दे हैं? क्या मुद्दा तो सिंचाई के है और जहाँ तक बात है कि इस सोन उच्च स्तरीय नहर का मेन शाखा है, उड़ाही का यहाँ बात है। सरकार की ओर से
उड़ाही के लिए 31 करोड़ के प्राकलन बना के टेंडर लाके चुनाव के चलते बाधित है और बरसात के बाद उड़ाही होगा, उस स्तर भी काम हुआ है। अभी फ़िलहाल वर्षा के अभाव के चलते पानी के कुछ कठिनाई आ गया है। हमारे क्षेत्र के कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां नहर से पटवन नहीं होता है, नहर से सिंचाई नहीं हो पाती है। आप बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, चूँकि औरंगाबाद का ये जो विधानसभा है, गो विधानसभा, इसके लिए देखें तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो चर्चा में रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर। यहाँ नीतीश बाबू जो बोल के गए तब 5 साल के अवधि में कि हम बिहार के आदमी के हम बिहार में नहीं जाने देंगे, यहाँ पंजाब हरियाणा यहाँ बना देंगे। आज जितना रोजगार बेरोजगार आदमी यहाँ भूखे मर रहा है और फिर भी पंजाब हरियाणा जा रहे हैं। का नीतीश बाबू यहाँ फैक्ट्री खोला दिए, यहाँ फैक्ट्री बहुत सा बंद हुए हैं, जैसे गुड़ारू मिल है, ऐसा फैक्ट्रियाँ बंद है। अगर उसमें अगर खोला जाए तो क्या हमारी बेकारी दूर नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि हम लोग जितना आज अफसरशाही राज हो गई है, हम लोग ब्लॉक में आते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपके विधानसभा में क्या है मुद्दा? हमारे विधानसभा में युवाओं के लिए खास करके कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर ना तो कोई लड़कियों के लिए महाविद्यालय है, गर्ल्स महाविद्यालय है, युवाओं के खेल कूद से संबंधित ना तो कोई स्टेडियम है, ना यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। इस सभी तरह की समस्याएं यहाँ पर गो विधानसभा में है। हमारे यहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। बाबा दुधेश्वर नाथ की धरती है, भृगु ऋषि का आश्रम है, चमन ऋषि का आश्रम है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। हम तमाम युवा बहुत दिनों से इसके लिए भी चर्चा, इसके लिए भी मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब समस्याएं माननीय नीतीश कुमार जी अभी तक हम लोगों के सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया अस्पताल नहीं है और पर्यटन के लिहाज से इलाके को विकसित किया जा सकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में क्या सबसे अहम मुद्दा है इस चुनाव में? चूँकि बातें तो हो रही हैं, कोई किसान कह रहे हैं कि सिंचाई की सुविधा सही नहीं है, युवा कह रहे हैं रोजगार के साधन नहीं बनाए गए, आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जहां पर खड़े हैं उससे 400 मीटर दूर एक प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल है यहाँ, जहां 2000 बच्चियों की एडमिशन है, लेकिन मास्टर उसमें 6 हैं, जबकि वो ब्लॉक का प्रथम महिला 10+2 विद्यालय है। इसलिए यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा अभाव है, कोई संसाधन नहीं है, बच्ची हमारे इधर से उधर भटक रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये कम से कम 50,000 की आबादी वाला ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर एरिया टाउन, यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की एक भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एरिया कृषि पर आधारित 80% लोग कृषि पर आधारित है। यहाँ 20 पंचायत है जिसमें 14 पंचायत सुखाड़ से जूझ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक यहाँ डीजल अनुदान नहीं बंटा। अनुदान का जो फार्म लिया जा रहा है उसमें कुछ हेल बेल किया जा रहा है, कुछ कहते हैं मिलेगा, कुछ कहता है नहीं मिलेंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है आपके विधानसभा में? हमारी विधानसभा तो देख ही रहे हैं आप लोग, घूम घूम कर विधानसभा में जो स्थिति है, किसान एकदम मर रहे हैं और किसी तरह का कोई कार्य हमारे विधानसभा में नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग आते हैं 10-10 दिन तक घूमते हैं। अभी डीजल अनुदान के लिए एक सरकार ने ये किया कि ना डीजल अनुदान आप लोग को मिलेगी, और एक यहाँ जब बीओ से पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं कि डीजल अनुदान आपको अभी मिलने नहीं जा रही है। डीजल अनुदान को लेकर ये बात उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सड़क वड़क बनी है क्या इस विधानसभा में? रोड की जहाँ तक समस्या है, रोड तो बना है, लेकिन रोड बना और साल भर के अंदर वो टूट गया। मतलब योजना रोड का आया लेकिन उसमें लूट हुआ, रोड बना नहीं। जहाँ तक यहाँ मियाँपुर नरसंहार हुआ, वहाँ भी आज गांव के लोग रोड से वंचित हैं, स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित है, वहाँ के गरीब बच्चे भी शिक्षा उचित नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ ब्लॉक में अफसरशाही है, किसी भी काम के लिए जाइए ब्लॉक या थाने कहीं भी ऑफिस में, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। गरीब आदमी कोई भी अगर इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी भी समस्या लेकर के आता है, बिना पैसा लिए एक भी काम नहीं करता, और अगर नहीं पैसा देता है तो उसको डांट कर भगा दिया जाता है। अफसरशाही बेलगाम है, ये एक भी मुद्दा कई और विधानसभा में जहाँ हमने रण क्षेत्र में बात की वहाँ पर जनता उठा रही है, यहाँ पर भी ये मुद्दा उठ रहा है। हम और बात करेंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या सबसे अहम मुद्दा है आपकी विधानसभा में? हाँ, सबसे अहम मुद्दा है सिंचाई। सोन कमान की नहर है लेकिन कई वर्षों से उड़ाही नहीं हुई है। बिजली की वही स्थिति है, कहीं तार पोल है तो ट्रांसफार्मर नहीं है। रोड की भी वही स्थिति है, यहाँ रोड भी कहीं बना भी तो अधूरा बना है। और यहाँ पर ब्लॉक और शिक्षा में
तो एकदम ही पतन हो गया है। बिना पैसा के भी गरीब गुरुआ का काम नहीं होता है। और शिक्षा तो बिल्कुल ही चौपट है, कहीं भी। हाँ, बिल्कुल ही चौपट है। इसलिए कि शिक्षक हैं भी तो यहाँ केवल जो पदाधिकारी हैं हर विद्यालय से केवल पैसा लेकर के मास्टर कहीं रहे। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है। आप युवा हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, युवाओं की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपकी विधानसभा? गांव में विकास हुआ नहीं है, बिजली का समस्या सोल्व नहीं हुआ है। नीतीश सरकार कहते हैं कि बिजली का समस्या बहुत सोल्व हुआ है, रोड जहां बना है वहां टूट जा रहा है, यही सब समस्या और क्या है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली सड़क पानी की हो, सिंचाई की हो या शिक्षा व्यवस्था की हो, बहुत सारी जगह पर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि प्रगति हुई है आपकी विधानसभा में या फिर नहीं हुई? कुछ तो हुआ है, प्रगति हुआ है, लेकिन इससे जनता संतुष्ट नहीं है। जनता संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है जो काम की जो रफ्तार है वो धीमी रही है? बहुत धीमी है, बहुत काम का धीमी है। एक और लोग कहते हैं कि 2-3 साल पहले काम तेज हुआ करता था, 2 साल से काम रुक गया। क्या ये सच है आपकी नज़र में? या लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो अलग हो? मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा था, जो मनरेगा का कार्यक्रम से लेबर कुछ यहाँ कुछ काम कर रहे थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो धरती से हमरे समझ से लगता है कि मनरेगा खत्म हो गया एकदम। और वही था गरीब के कुछ कमाने वाने का जगह, और वो सारा बंद हो गया। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या अहम मुद्दा रहेगा इस बार यहाँ पर विधानसभा में? इस जगह पर या इस विधानसभा में सबसे भारी मुद्दा तो सिंचाई का है ही। दिक्कत तो इतना है कि मनरेगा में जो काम किया लोग मजदूर, हम मजदूर कैटेगरी से ही आते हैं, पैसा अभी तक नहीं मिला और दशहरा तक मिलेगा या ना मिलेगा इसका भी कोई ठिकाना। क्या आप सड़क पे क्या करें? हम बोलना चाहते हैं, गोह प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर दुमरथू गांव है। मैं आपके माध्यम से उस गांव में मैं अपने तरफ से या लोग के तरफ से आपको ले चलना चाहूँगा। आश्वासन पर आश्वासन मिलते गया, विधायक बदलते गए, होते गए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब उस गांव में आज तक सड़क नहीं बनी, जहां से जदयू लगातार जीतता था, उस गांव में सड़क बनना चाहिए जो आज़ादी से नहीं बना है। मिट्टी का सड़क बना था और जब सड़क का विकास हुआ तो क्या दुमरथू गो विधानसभा से अलग था? अंतिम राय जानेंगे आपसे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके इस विधानसभा में? इस विधानसभा में तो मुद्दा रहेगा विकास का। मुद्दा विकास का रहेगा, जाति पात का या और सब नहीं रहेगा, ये आप कहेंगे? हाँ, जाति का मुद्दा नहीं रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा हाँ। रणक्षेत्र में गो विधानसभा की जनता से हमने उनकी राय जानी कि आखिर उनके लिए सबसे ज्यादा अहम कौन सा मुद्दा रखता है। यहाँ पर सभी का यह मानना है कि विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोह विधानसभा। तो आज आपने देखा 2 रणक्षेत्रों का हाल। हम प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिखाएंगे 2 रणक्षेत्रों का हाल इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।